अरे सारे स्टूडेंट ही हो गया आप लोग हैं? पढ़े लिखे हो गया? तो ऐसे कैसे कर रहे हो? ऐसे कोई कंधे बिठा रखे हैं? इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो क्लास शुरू होने के बाद? कैसे हो बताओ देखे? ठीक हो गया? चलो, ऐसे क्लास में जब टीचर आ जाता है उसके बाद थोड़ा सा डिसिप्लिन रखा करो। आपस में बातें करने में लगे हुए हो और मतलब ही नहीं कोई आया है। बाकी सब ठीक हो ना? चलो, तो नया टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन, राज्य सचिवालय। अब जो बोल रहा है उसको मैं बाहर निकालूंगा क्लास से। जब तक आप शांत नहीं होगे आवाज़ नहीं आएगी। अपनी आवाज़ को कम कर दीजिए, आवाज़ अपने आप प्रॉपर आ रही है। छोटे टावरों के जैसे करते हो रे। राज्य सचिवालय, सचिवालय का नाम सुना है क्या आपने? सचिवालय का नाम सुना है? सचिवालय क्या होता है? अरे बोलना नहीं है, ऐसे सारे आपस में बोलने लग गए। सचिवालय क्या होता है? तो सचिवालय देखिए, वह स्थान होता है जहाँ पर राज्य के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और जितने भी राजनीतिक अधिकारी हैं वे सभी एक स्थान पर बैठ करके राज्य के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। उस ऑफिस को, उस कार्यालय को कहा जाता है सचिवालय, जहाँ पर प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रमुख जो होते हैं वे एक साथ बैठ करके और राज्य के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, राज्य के लिए नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं। ऐसे स्थान को, ऐसे कार्यालय को या ऐसे ऑफिस को कहा जाता है सचिवालय। और सचिवालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? यदि आप में से कोई जयपुर गया है कभी तो जयपुर में आपने देखा होगा जो विधानसभा भवन है, विधानसभा भवन से आप सीधे इधर आओगे तो लेफ्ट साइड में आपके सचिवालय बना हुआ है, राज्य सचिवालय। ठीक है। अब ये जो सचिवालय है, सचिवालय की स्थापना राजस्थान में कब होती है? सचिवालय की स्थापना राजस्थान में होती है 13 अप्रैल 1949 को। और जयपुर में एक जगह है भगवंत दास बैरक, भगवंत दास बैरक्स। पहले जितने भी सरकारी ऑफिस थे वे सभी ऑफिस राजा महाराजाओं के जो भवन होते थे वहीं पर संचालित होते थे। भगवंत दास जी जयपुर के पहले क्या थे? राजा थे। नाम सुना हुआ है क्या भगवंत दास का? हाँ, महाराणा प्रताप के पास में गए थे क्या? यही गए थे क्या? हैं? 3rd नंबर पे यही गए थे। ठीक है। इनके बाद में ऐसे, इनसे पहले गए थे मान सिंह जी और मान सिंह जी के बाद में भगवंत दास जी गए थे। तो ये जो भगवंत दास जी है ये जयपुर के राजा थे। इनके नाम पर एक बैरक्स, एक भवन था। उस भवन के अंदर राजस्थान के सचिवालय की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को की गई थी। ठीक है। तो ये जो भगवंत दास बैरक्स है यहाँ से, अब वर्तमान में तो इसकी नई बिल्डिंग बन गई है, लेकिन पहले जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भगवंत दास बैरक्स में हुई थी। और राजस्थान के पहले फर्स्ट जो मुख्य सचिव बनाए गए थे उनका नाम क्या था? क्या नाम था? के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन। इनको राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बनाया गया था। क्योंकि जो सचिवालय होता है,
सचिवालय में दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, मैंने बताया आपको। एक तो होते हैं प्रशासनिक, दूसरे होते हैं, तो सचिवालय का जो राजनीतिक प्रमुख होता है, इसका जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो तो होता है सीएम। कौन होता है? सीएम होता है। जबकि इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है, उसे कहते हैं मुख्य सचिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य सचिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा लिखना स्टार्ट करेंगे, तब जाकर के ये आपकी समझ में आएगा, क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है एकदम। लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे राज्य सचिवालय की परिभाषा। परिभाषा में लिखो राज्य का वह स्थान या कार्यालय, वह स्थान या कार्यालय जहां पर राज्य सरकार के राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारी मिलकर जनता के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, उसे सचिवालय कहा जाता है। सचिवालय कहा जाता है। राज्य का वह स्थान या कार्यालय जहां पर राज्य सरकार के राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारी मिलकर जनता के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं या कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, ऐसा जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? सचिवालय कहा जाता है। अब सचिवालय में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक तो होता है सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख तो वो तो होता है आपके सीएम। जो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा वो सचिवालय का प्रमुख होगा, मुख्यमंत्री। और दूसरा होता है राज्य का सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? तो वो होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है। और राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो हम लिखेंगे राजस्थान सचिवालय की स्थापना, राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब की गई? 13 अप्रैल 1949 और कहाँ पर की गई? तो भगवंत दास बैरक्स जयपुर। भगवंत दास बैरक्स जयपुर। जयपुर में जगह है सी स्कीम। कॉलोनी का नाम क्या है? सी स्कीम है। भगवंत दास बैरक्स जयपुर। तो सचिवालय के संबंध में यह आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि राज्य के अंदर शासन की दो धुरियां होती है। एक तो होती है पॉलिटिकल
और एक होती है प्रशासनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी। राजनीतिक अधिकारी जिनको जनता चुनती है, जैसे आपके विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, और दूसरे होते हैं प्रशासनिक अधिकारी जो कि सिविल की एग्ज़ाम देने के बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के एग्ज़ाम देने के बाद में सचिवालय में स्थान पाते हैं। ये दोनों प्रकार के अधिकारी मिलकर के राज्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं। तो जिस जगह बैठ करके नीतियां बनाते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? सचिवालय बोलते हैं। इसका राजनीतिक प्रमुख स्वयं मुख्यमंत्री होता है, जबकि प्रशासनिक प्रमुख होता है राज्य का मुख्य सचिव होता है। और राजस्थान में सचिवालय की स्थापना की गई 13 अप्रैल 1949, स्थान भगवंत दास बैरक्स, जयपुर। ठीक है, तो ये तो सचिवालय के संबंध में सामान्य जानकारी। अब पढ़ेंगे कि सचिवालय का कार्य क्या है, ये कौन कौन से कार्य करता है। तो जितने भी प्रमुख कार्य आप सुनते हो या देखते हो वे सभी कार्य सचिवालय ही करता है। जैसे सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? सचिवालय का मुख्य कार्य होता है राज्य के लिए नीतियों का निर्माण करना। दूसरा इसका कार्य होता है कि राजस्थान के अंदर जितने भी अधीनस्थ ऑफिस है, अधीनस्थ अधिकारी हैं, उन सभी पर नियंत्रण स्थापित करना। ये भी किसका कार्य है? सचिवालय का कार्य है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है, उन बैठकों की कार्य सूची तैयार करना। इसके अलावा सूची तैयार करने के अलावा मंत्रिमंडल ने क्या डिसीजन लिए हैं, क्या निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों को लागू करने का काम कौन करता है? वो राज्य का सचिवालय ही करता है। ठीक है, राज्य सरकार के लिए सूचना भंडार के रूप में कार्य करना, यानी पूरे स्टेट के अंदर लोगों की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत करवाना, यानी सूचनाएं प्रदान करना या सूचनाओं को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ये भी किसका कार्य है? सचिवालय का कार्य है। इसके अलावा राज्य के लिए बजट का निर्माण करना। आप जो सुनते हो कि राज्यपाल जो है वो बजट प्रस्तुत करता है या राज्य का वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है, लेकिन उस बजट को तैयार कौन करता है? उसको तैयार एक्चुअल में कौन करता है? सचिवालय करता है। सचिवालय के अंदर ही जो वित्त विभाग के अधिकारी होते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी भी और वो राजनीतिक अधिकारी भी, वो एक जगह बैठ करके स्टेट के लिए जो बजट है, इसको आप वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हो, वो बजट कौन बनाता है? वो ये सचिवालय बनाता है। तो ये कुछ इसके प्रमुख कार्य हैं, उनके बारे में हम लिखेंगे। यहाँ तक आपने नोट कर लिया? चलिए आगे लिखिए सचिवालय के कार्य। लिखना है? लिखो। एक पूछ रहा है कि सर कोर्स कब तक हो जाएगा? कल हो जाएगा भाई आपका कोर्स कंप्लीट। कल आपका कोर्स कंप्लीट करवा के और परसों आपको करवा देंगे MCQ। ठीक है, तो परसों फाइनली, परसों जो है, क्या वार है परसों? बुधवार है क्या? हाँ, वेडनेसडे को जो है, वेडनेसडे के बाद में आप मेरी शक्ल नहीं देखोगे। ठीक है, और न मैं आपकी देखूंगा। फ्री हो आप मेरी तरफ से और मैं आपकी तरफ से फ्री। आते ही पूछने लगे कब पूरा होगा। जिस दिन क्लास में आया था उस दिन पहला सवाल यही था, ये नहीं था क्या पढ़ाओगे, कोर्स कब पूरा होगा, यही सवाल होता है। लिख लिया? लिखेंगे सचिवालय के कार्य। सचिवालय के कार्य, इसके कार्य लिखेंगे। राज्य के लिए शीर्ष नीति निर्माण, शीर्ष नीति निर्माण निकाय के रूप में, नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य करना। राज्य के लिए शीर्ष नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य करना। राज्य के अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना। राज्य के लिए
सूचना भंडार के रूप में कार्य करना, सूचना भंडार के रूप में कार्य करना, मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना, इसके अलावा राज्य का बजट निर्माण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करना कि कब कब बैठक होगी, कार्यसूची तैयार करना, उसका रिकॉर्ड रखना कि बैठक में क्या क्या हुआ, इसका भी रिकॉर्ड रखना, तथा मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों को, मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों को, जो डिसीजन लिए गए मंत्रिमंडल में, उन निर्णयों को धरातल पर लागू करना। ये काम भी किसका होता है? सचिवालय का होता है। लागू करना या लागू करवाना, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य, और भी खूब सारे काम आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हमें यही कार्य देखने को मिलते हैं कि वो राज्य के लिए शीर्ष नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य करता है, यानी ऐसा निकाय है जो कि राज्य के लिए नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है। यह राज्य के अधीनस्थ अधिकारियों पर, जो इसके अधीनस्थ अधिकारी है, जैसे मान लीजिए कि तहसीलदार है, एसडीएम है, ठीक है, इसके अलावा आपके कलेक्टर है, संभागीय आयुक्त है, ये सब क्या होते हैं? सचिवालय के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। तो इन सब पर नियंत्रण कौन करता है? सचिवालय करता है। राज्य के लिए सूचना भंडार के रूप में कार्य करना, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है स्टेट से रिलेटेड, जो भी समस्याएं होती है, उन सभी समस्याओं की सूचना कौन रखता है? सचिवालय रखता है। मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, मंत्री जो काम करते हैं वो काम में वास्तव में जो है सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं वही उनको काम करवाते हैं। मेनली जो काम है वो कौन करते हैं? सचिवालय के अधिकारी करते हैं। जबकि दिखता कौन है? मंत्री कार्य करता हुआ दिखता है। राज्य का बजट निर्माण करना, बजट का निर्माण करते हैं। मंत्रिमंडल के बैठकों की कार्यसूची तैयार करना, यानी बैठक कब होनी है उसकी जो है उसका टाइम टेबल बनाना। उसके अलावा उसका रिकॉर्ड रखना कि बैठक में क्या क्या हुआ है, क्या डिसीजन लिए गए हैं, और जो डिसीजन लिए गए हैं उन निर्णयों को धरातल के ऊपर लागू करना। ये जो है सचिवालय के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, नोट कर रहे हो इनको? इतना दिमाग कौन लगा रहा है? ये क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति की एक संतान हो व दूसरी संतान जुड़वा हो जाए तो क्या वह सरपंच पद का उम्मीदवार बन सकता है या नहीं? जुड़वा संतान को एक ही माना जाएगा, एक यूनिट माना जाएगा उसको। ठीक है, अगर दो संतान एक साथ हो रही है तो उसमें वो सरपंच की गलती थोड़ी है। हाँ, तो उसको जो है अगर जुड़वा संतान है, अगर दो है तो भी उसको क्या माना जाएगा? एक ही माना जाएगा। वो सरपंच का उम्मीदवार बन सकता है, बशर्ते कि उसके बाद में दोबारा गलती नहीं करे। है कितनी भी जुड़वा संतान हो रही है, हर जुड़वा संतान को एक यूनिट माना जाएगा, एक इकाई माना जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? दो को भी क्या मानेंगे? एक मानेंगे। फिर जुड़वा हो रही है तो एक और एक कितने हो गए? फिर जुड़वा हो रहे तो गिनती में 6 हो रहे हैं, लेकिन काउंटिंग में कितने हो गए? 3 ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरपंच का कार्यकाल 10 महीने में पूरा हो रहा है तो उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या 6 महीने में वापस चुनाव होंगे?
अंतिम वर्ष में चुनाव नहीं होंगे। अगर मान लीजिए किसी भी सरपंच के चुनाव में अब मात्र 1 वर्ष बच गया है, कितना वर्ष है, 1 साल बच गया है, तो 1 साल के लिए दोबारा चुनाव नहीं करवाएंगे, ठीक है, दोबारा चुनाव नहीं होगा। वापस जो आपके उप सरपंच होता है वो उप सरपंच ही सरपंच का कार्य करता है, और 5 साल पूरा होने के बाद में जो रूटीन इलेक्शन होते हैं उस हिसाब से इलेक्शन होंगे। तो अंतिम वर्ष में कभी भी इलेक्शन नहीं होता है। इतने मतलब यूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के भेजे, जैसे कोई बहुत बुद्धिजीवी इंसान हो उस हिसाब से बनाए। बहुत बढ़िया भाई, क्वेश्चन अच्छे हैं। ये लिखो, देखे लिख लिया क्या? सभी ने लिख लिया? किस किसने नहीं लिखा? अच्छा लिखो, फिर कब लिखोगे? ये रखो एक बार अपने पास, नहीं फेंकना नहीं है, इसका जवाब देंगे। सभी के प्रश्नों का जवाब दिए जाएंगे, सबको संतुष्ट करूंगा मैं। लाओ, इधर लाओ। अभी देखेंगे इस प्रश्न को, पहले इधर देखो। ये लिख लिया होगा, राज्य सचिवालय के प्रमुख कार्य हमने लिखे। अब लिखेंगे राज्य सचिवालय में, राज्य सचिवालय में पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, वरीयता क्रम का मतलब होता है पद सोपान। नाम सुना है क्या पद सोपान का? पद सोपान का मतलब होता है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक निश्चित वरीयता क्रम होता है, जिसमें सबसे टॉप पर जो व्यक्ति होता है उसके नीचे कुछ अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, जिनका स्थान हमेशा क्या होता है, नियत होता है, निश्चित होता है। तो सचिवालय के अंदर जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों का क्रम क्या होगा, उसका पद सोपान क्या होगा, ठीक है। उसमें नंबर 1 पर है आपके मुख्य सचिव। कौन है सबसे ऊपर? कौन होता है? सचिवालय का सबसे प्रमुख जो अधिकारी होता है, सबसे सर्वेसर्वा जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? टॉप पर मुख्य सचिव होता है। सेकंड कौन होता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव। थर्ड पे कौन होगा? प्रमुख शासन सचिव। और फोर्थ पर कौन होगा? सचिव होगा, ठीक है। तो सचिव से ऊपर भी देखो कितने लोग हैं। सचिव के ऊपर प्रमुख शासन सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, बाद में मुख्य सचिव होता है। अब आया सचिव, तो वापिस कौन आएगा? अतिरिक्त सचिव, या जिसको बोलते हो आप विशिष्ट सचिव, दोनों एक ही होता है। उसको आप बोल दीजिए अतिरिक्त सचिव, और इसी को बोलते हैं विशिष्ट सचिव, ठीक है। इसके बाद में आपके संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव। इसके बाद में कौन है? उप सचिव। उप सचिव के बाद में है सहायक सचिव, सहायक सचिव। इतने बहुत है क्या? सहायक सचिव के बाद में होता है कार्यालय अधीक्षक, जो आपके ऑफिस सुप्रिटेंडेंट होता है, ओएस कार्यालय अधीक्षक होता है, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट। इसके बाद में सहायक
सहायक कार्यालय अधीक्षक, सहायक कार्यालय अधीक्षक होता है। अरे बहुत है क्या इतने। इसके बाद में होता है सहायक प्रशासनिक अधिकारी। कौन होता है? सहायक प्रशासनिक अधिकारी। ये एलडीसी नहीं होता है, ये प्रशासनिक अधिकारी है। एलडीसी बाबू होता है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। इसके बाद में है आपके यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, और इसी के सिमिलर होता है आपके एलडीसी। केवल जो है ना ग्रेड पे का ही अंतर होता है, बाकी जो पद है वो समान ही होता है। इसका होता है ग्रेड पे 2400, इसका होता है 2800, इतना ही फर्क है। एलडीसी का प्रमोशन होने के बाद ही कौन बनता है? यूडीसी बनता है। अपर डिवीजन क्लर्क है और ये लोअर डिवीजन क्लर्क है। इसके बाद में आपके वो जो बच गया आपके स्टेनो होता है, स्टेनो, और एक होता है आपके टाइपिस्ट। हाँ, ये अलग ही अपनी लैंग्वेज में लिखता रहता है, पता नहीं क्या सीढ़ियाँ बनाता रहता है। ठीक है, इसकी जो है संकेतात्मक भाषा होती है इसकी, स्टेनो की। हाँ, तो कलेक्टर वगैरह की जो मीटिंग होती है, वीसी होती है, तो वीसी में हमेशा एक स्टेनो बैठता है। अब कलेक्टर उसमें मान लीजिए 50 बातें बोल रहा है, उन 50 बातों को वो 50 से 5 लाइन में लिख देगा संकेतात्मक भाषा में, वो होता है स्टेनो। और सबसे लास्ट में कौन होता है? चपड़ासी, जिसको आप बोलते हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो ये 14 नाम मैंने तो लिखा दिए, याद आपको करने। अब कर लोगे क्या? तो पहले अब देखो एग्जाम में इसमें सवाल कैसे पूछते हैं, ऊपर से नहीं देंगे, बीच में से कोई 4 नाम दे देंगे। आपको दे दिया सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, और इन चारों को आपको पद सोपान के हिसाब से या वरीयता क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। बीच में से कहीं से भी 4 निकाल देंगे। तो याद रखना है एज इट इज़, आपको कम से कम ये 1 से 8 तक याद होने चाहिए। इधर वाले भले ही याद नहीं हो, इनमें से सवाल इनमें से पूछेंगे, क्योंकि सब में सचिव लगा हुआ है। आप हो जाओगे कन्फ्यूज कि मुख्य सचिव के बाद में आप सीधा करोगे सचिव, फिर आपकी उप सचिव आएगा, बीच में लेफ्ट कर जाओगे, क्योंकि सचिव के बाद में क्या होता है? उप सचिव। मुख्यमंत्री के बाद में उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष के बाद में उपाध्यक्ष होता है। वैसे ही सचिव के बाद में क्या आएगा? ले उससे पहले 2 बंदे और बैठे हैं, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव, उसके बाद में उप सचिव, फिर सहायक। हाँ, तो ऐसे कैसे इनको याद करना है, मैंने बड़ी मुश्किल से याद किए, 4 साल लग गए मेरे को याद करते करते। ठीक है, लिख लिख के पन्ने पे लिख लिख के याद करने, 4 साल बाद मेरे को याद हुए हैं। हाँ, आपको हो जाएंगे, आपको 4 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको जो है मेरे जैसा टीचर नहीं मिला। मेरे को मतलब समझ गए ना आप, मैंने खुद ही पढ़ाई की, खुद ही किताबों से पन्ने देख देख के। और बताया था क्या मैंने आपको? हाँ, बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। जीवन में सफलता का मंत्र बताया था एक दिन मैंने आपको, नहीं बताया? ये नहीं बताया क्या? तो फिर ये पढ़ने का मतलब ही क्या है? पॉलिटी काम की चीज़ तो वो है, सिलेबस में प्रमुख बिंदुओं में वही है। हाँ, आपके साथ अन्याय हुआ मतलब बताया नहीं आपको? कोई बात नहीं। तो इसकी समस्या का समाधान बाद में करूंगा मैं। ये अनिल है कोई, इसकी समस्या का बाद में होगा। पहले इधर देखो। अरे आप मत पढ़ो रे कमेंट, आपके काम के नहीं है। अनिल, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, फ़ोन लेके, नंबर लेकर के आपकी समस्या का और आपके दोस्त की समस्या का भी समाधान होगा। आज रात को 8 बजे के बाद मैं फ्री हूँ। ये लिख लिया क्या? 8 बजे बाद फ्री हूँ मैं, उसके बाद बात करेंगे अपन। अरे नंबर ले लूँगा मैं।
नंबर कैसे लेते हैं मुझे पता है, ऑफिस में सबके नंबर पड़े हैं, इनके रिकॉर्ड पड़े हैं, तो आपके भी सबके रिकॉर्ड हैं, ठीक है। किसी के घर पे बात करनी हो तो मैं कभी भी बात कर सकता हूँ, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब इधर देखो, देखिए काम की बात कि ये जो सचिवालय है, सचिवालय के अंदर अपन ने कितने पदाधिकारी लिखे? 14 लिखे। 14 का निश्चित क्रम है 1 से 14 तक। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये स्टेनो आ जाएगा वहाँ पर मुख्य सचिव के स्थान पर कि पहले कुर्सी पे मैं बैठूंगा आगे आगे और आप इधर बैठो 13 नंबर पे। ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी ऑफिस के अंदर कार्य करवाने का एक निश्चित पद सोपान होता है। आप उस कार्य को उसी तरीके से करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए आप सचिवालय में गए, अब सचिवालय में आपको कार्य मुख्य सचिव से है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सीधा जाकर के उनसे मिलोगे। हालांकि यदि आपकी अप्रोच है तो आप मिल सकते हो, बाकी ऑफिशियली जो है ये एक निश्चित क्रम होता है। पहले आप किसके पास जाओगे? एलडीसी से मिलोगे जाकर के, और पहली बात तो वही आपसे बात नहीं करेगा, उसको पता नहीं किस बात का घमंड होता है। हालांकि वो है तो 12वें नंबर पर, उसको लगता है कि ऑफिस में मुख्य सचिव मैं ही हूँ, ठीक है। वो आपसे ढंग से बात ही नहीं करेगा। लेकिन यदि आपको काम है तो पहले किससे काम करवाना पड़ेगा? कोई भी सूचना, कोई भी समस्या का सामना सबसे पहले कौन करेगा? एलडीसी भेजेगा उसको सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास में, ये भेजेगा सहायक कार्यालय अधीक्षक के पास में, फिर कार्यालय अधीक्षक, फिर सहायक सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव। इस प्रकार से सूचना जो है वो कहाँ पहुँचेगी? मुख्य सचिव। तो किसी भी व्यवस्था के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर जो सूचना होती है वो सूचना एक निश्चित पद सोपान के बाद ही पहुंच पाती है, ठीक है। आप सामान्य सा होगी, आप इस कोचिंग में पढ़ रहे हो उत्कर्ष में, और उत्कर्ष में यदि आपको मान लीजिए कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या सीधे किसके पास पहुंचाओगे? निर्मल जी के पास पहुंचा सकते हो क्या? हालांकि इसका माध्यम है, लेकिन सूचना पहुंचाने का एक चैनल है कि पहले आप सेंटर हेड को बताओगे, सेंटर हेड बाद में जो शहर का सेंटर हेड है उसके पास जाएगी बात, उसके बाद में जो मैनेजमेंट में स्तर बने हुए हैं वहां तक बात जाएगी। यदि सॉल्यूशन पहले हो जाता है नीचे के स्तर पर, नीचे के स्तर पर यदि समस्या का समाधान हो जाता है तब ठीक है, वरना फिर वो आगे से आगे चैनल के माध्यम से जो उस प्रशासनिक ढांचे में सबसे शीर्ष पर स्थित होता है वहां तक वो सूचना पहुंचती है। तो ये पद सोपान होता है किसी भी व्यवस्था के अंदर। सचिवालय का पद सोपान जो है वो इस प्रकार से है, जिसमें पद सोपान में या वरीयता क्रम में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? मुख्य सचिव है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे अब मुख्य सचिव के बारे में। तो अगला आप हेडिंग लगाएंगे मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन होता है? मुख्य सचिव तो राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख। कैसा प्रमुख होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है। इसके अलावा राज्य सचिवालय का सर्वे सर्वा होता है। राज्य सचिवालय का सर्वे सर्वा होता है। सब कुछ यही होता है। सचिवालय का सर्वे सर्वा होता है। इसके अलावा सचिवालय के पद सोपान में शीर्ष पर स्थित होता है। शीर्ष पर स्थित होता है। तो मुख्य सचिव के बारे में कह सकते हैं कि ये सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, ये सचिवालय का सर्वे सर्वा होता है, और सचिवालय के पद सोपान में ये शीर्ष पर स्थित सबसे टॉप पर कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मुख्य सचिव है ये राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है। राज्य प्रशासन का किंग पिन बोलते हैं। किंग पिन, जो मास्टर पिन होती है, किंग पिन, जैसे चाबियों में होती है ना मास्टर की, जो सभी तालों को खोल देती है,
वैसे ही प्रशासन में सबसे किंग पिन कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ये सभी सचिवों का और सभी अधिकारियों का राजा होता है, किंग होता है। सबकी चाबी इसी के पास होती है, किंग पिन। तथा अवशिष्ट वसीयतदार होता है। अवशिष्ट वसीयतदार होता है। वसीयतदार, अवशिष्ट वसीयतदार का मतलब क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री की वसीयत होती है, मुख्यमंत्री की जो शक्तियां होती है, उनका प्रयोग कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। और मुख्य सचिव की सलाह से ही मुख्यमंत्री प्रशासनिक निर्णयों को लागू करता है। तो अवशिष्ट वसीयतदार होता है। तो ये दो इसके उपनाम है। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि राज्य प्रशासन का किंग पिन किसे कहा जाता है? मुख्य सचिव को। और राज्य प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहते हैं? मुख्य सचिव को। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। सर्वे सर्वा कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। और राज्य सचिवालय के पद सोपान में सबसे शीर्ष पर, टॉप पर कौन स्थित होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको कि ये जो मुख्य सचिव होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? सीएम करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य का मुख्यमंत्री करता है। राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तथा यह मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। विश्वास पात्र होता है। यानी मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस प्रशासनिक अधिकारी को अपना मुख्य सचिव बनाए। उसका विश्वास पात्र होता है। जिसमें मुख्यमंत्री का विश्वास होता है वही व्यक्ति मुख्यमंत्री का या राज्य प्रशासन का मुख्य सचिव बनता है। क्योंकि ये जो मुख्य सचिव है, ये मुख्यमंत्री को सलाह देता है, परामर्श देता है। और मुख्यमंत्री ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह नहीं लेगा जिसमें उसका विश्वास नहीं है। सलाह किससे लेगा? जिस व्यक्ति में उसका विश्वास होता है। तो सवाल पूछा गया था कि मुख्य सचिव विश्वास पात्र होता है, किसका होता है? उसमें ऑप्शन ए में था राज्यपाल का विश्वास पात्र होता है। ऑप्शन बी में था गृह मंत्री का विश्वास पात्र होता है। ऑप्शन सी था राज्य लोक सेवा आयोग का विश्वास पात्र होता है। या ऑप्शन डी में मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। तो ध्यान रखना कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। और नियुक्ति भी कौन करता है इसकी? मुख्यमंत्री करता है। राज्य में और जितने भी आपके अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा ये जो मुख्य सचिव होता है, ये कौन बनता है? तो आपने सुना होगा भारत में एक एग्जाम होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा का ये वरिष्ठ अधिकारी होता है। क्या होता है? सीनियर मोस्ट जो अधिकारी होता है उसी को मुख्य सचिव बनाया जाता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको आप आईएएस के नाम से जानते हो, प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। वरिष्ठ अधिकारी होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का कैसा अधिकारी होता है? वरिष्ठ अधिकारी होता है। ठीक है। तो ये मुख्य सचिव के बारे में कुछ प्रमुख बातें कि राज्य का प्रशासनिक प्रमुख, राज्य सचिवालय का सर्वे सर्वा, सचिवालय के पद सोपान में शीर्ष पर स्थित। इसके अन्य नाम में है कि राज्य प्रशासन का ये किंग पिन होता है, अवशिष्ट वसीयतदार होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है, नियुक्ति इसकी मुख्यमंत्री करता है और ये मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि मुख्य सचिव की योग्यता क्या होती है? योग्यता क्या होनी चाहिए? तो नंबर 1 तो यह होना चाहिए कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। पहली योग्यता यह है उसकी। और दूसरी योग्यता यह कि मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए।
ठीक है, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए। तो ये आपके मुख्य सचिव के बारे में सामान्य जानकारियाँ। अब मुख्य सचिव कार्य क्या करता है, इसके वर्क क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, वो हम लिखेंगे। ये आपने लिख लिया क्या? भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। लिख रहे हो क्या? अभी भी लिख लिया? अब हेडिंग लगाओ, मुख्य सचिव के कार्य। मुख्य सचिव के कार्य। मुख्य सचिव के कार्य। मुख्य सचिव के कार्य। काम क्या करता है ये? तो इसका पहला काम क्या होता है? हैं? पहला इसका काम होता है राज्य के मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में राज्य के मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सहायता प्रदान करना या सलाह प्रदान करना। तो ये मुख्यमंत्री को सलाह ये देता है प्रशासनिक मामलों में, और मुख्यमंत्री इसे डिस्कस भी करता है, इससे बातचीत करता है, इसकी सलाह मानता भी है। तो राज्य के मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सलाह प्रदान करना। सचिवालय के अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करना। राज्य में लोक सेवाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करना। लोक सेवाओं के प्रमुख के रूप में काम करना, यानी जितनी भी लोक सेवाएं होती है राज्य के अंदर, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, चाहे वो राज्य की प्रशासनिक सेवा है, उन सभी का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। सबसे ऊपर मुख्य सचिव ही होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि सबसे नीचे कौन होता है? पटवारी के बाद में तहसीलदार, फिर आपके होता है SDM, फिर होता है आपके कलेक्टर, फिर होता है संभागीय आयुक्त होता है संभाग स्तर पर। इन सबसे ऊपर कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तो सबसे ऊपर जो है मुख्य सचिव होता है, और यह सचिवालय के जो बाकी अधिकारी होते हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करता है, साथ ही लोक सेवाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। और इसके अलावा जितने भी लोक सेवक है उन लोक सेवकों की नियुक्ति करना, उनका ट्रांसफर करना, उनकी पदोन्नति करना, यानी उनका प्रमोशन करना, ये सब काम भी कौन करता है? मुख्य सचिव ही करता है। तो लोक सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण व पदोन्नति संबंधी कार्य करना। इसके अलावा राज्य के सचिवों तथा मुख्यमंत्री के मध्य, CM के मध्य, मुख्यमंत्री के मध्य कड़ी का कार्य करना। यानी सचिवों को अगर मुख्यमंत्री से कार्य है तो अपना काम किसको बताएंगे? मुख्य सचिव को, और मुख्य सचिव बाद में मुख्यमंत्री से इस बात पर चर्चा करेगा। दोनों के मध्य कड़ी का काम कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। इसके अलावा राज्य में
राज्य में शांति व्यवस्था व नीतियों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, यानी राज्य के अंदर शांति व्यवस्था कायम है अथवा नहीं, या फिर राज्य सरकार ने जो नीतियां लागू की है वे नीतियां जो है वो कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, धरातल पर उनका असर कितना है, इन सब के बारे में सूचना भी या समीक्षा कौन करता है? मुख्य सचिव ही करता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए राज्य के अंदर कोई आपदा आ जाती है, कोई संकटकालीन परिस्थिति आ जाती है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या फिर अन्य कोई महामारी आ गई, ऐसी कंडीशन में आपातकालीन स्थितियों के अंदर भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। तो राज्य में बाढ़, अकाल, भूकंप अथवा महामारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से बाकी जितने भी कार्य है सब मुख्य सचिव ही करता है। खूब सारे काम हम लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये कार्य है। पहला जो कार्य आपको विशेष रूप से वही ध्यान रखना है कि राज्य के मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सहायता प्रदान करता है। मुख्यमंत्री को सहायता या सलाह कौन देता है? मुख्य सचिव देता है। सचिवालय के जो अधिकारी है, जितने भी अधिकारी हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। राज्य में जो लोक सेवाएं होती है उनके प्रमुख के रूप में काम करता है। लोक सेवकों की नियुक्ति करना, उनका ट्रांसफर करना, उनका प्रमोशन करना, इनसे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो भी कौन करता है? मुख्य सचिव। राज्य के सचिवों और मुख्यमंत्री के मध्य कड़ी का ये कार्य करता है और राज्य में शांति व्यवस्था और नीतियों के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है। साथ ही जो विपरीत परिस्थितियां हैं, संकटकालीन स्थितियां होती है, उनमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी है कि लोक सेवकों को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है, उनके मोटिवेटर के तौर पर कार्य करता है। खूब सारे इसके कार्य है। मेन जो मुख्य सचिव के कार्य है वो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। यह प्रश्न आपका सही है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को धरातल पर जो निदेशालय होता है वो लागू करवाता है। सचिवालय नीतियों का निर्माण करता है, लागू तो निदेशालय करवाता है, लेकिन लागू हुआ कि नहीं हुआ है इस बात की समीक्षा जो है वो सचिवालय करता है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है राकेश बिश्नोई का। इस प्रकार से प्रश्न बना करके ये जिज्ञासा पत्र मिलता है, इस पे दिया करो। ये पन्ने पे देते वैसे कौन है ये राकेश बिश्नोई? हाथ खड़ा करो, देखे आप ही हो गया। आप मेरे से अलग से मिलो।
लिख लिया गया? चलो अब बताओ मेरे को कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। प्रथम कौन थे? के राधाकृष्णन। और प्रथम के अलावा राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन थे? कौन थे? भगवंत सिंह मेहता। भगवंत सिंह मेहता। और न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे? न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन थे? राजीव स्वरूप। ये तो रहे थे लगभग 6 वर्ष तक, और ये रहे थे आपके 120 दिन। 120 दिन, ठीक है। कई जगह 122 लिखा हुआ है, कई जगह 120 लिखा हुआ है। काउंटिंग 120 दिन ही है लगभग। हालांकि कई किताबों में निहाल चंद गोयल लिखा हुआ है। निहाल चंद गोयल कि राज्य सचिव के रूप में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव जो है वो कौन है? निहाल चंद गोयल है, कई किताबों में लिखा हुआ है। तो इन दोनों के कार्यकाल में 1 दिन का ही डिफरेंस है, अधिक नहीं है। तो ध्यान रखना है कौन होगा? राजीव स्वरूप होगा। और यदि राजीव स्वरूप ऑप्शन में नहीं हो तब क्या करना है? निहाल चंद गोयल। यदि यह ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? निहाल चंद गोयल करोगे। लेकिन यदि ऑप्शन में राजीव स्वरूप है तो सही क्या करना है? राजीव स्वरूप ही करना है। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? राजीव स्वरूप है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो बाद में आपको ये करना है निहाल चंद गोयल। इसके अलावा सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव कौन थे? प्रेम बिहारी लाल माथुर, विपिन बिहारी लाल। वो प्रेम बिहारी नारायण राजाद है, विपिन बिहारी लाल। इन्होंने कितने मुख्यमंत्री के साथ कार्य किया? संख्या के रूप में देखा जाए तो इन्होंने 3 मुख्यमंत्रियों के साथ में कार्य किया है, ठीक है। संख्या के हिसाब से 3 ही मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। कौन कौन से? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। और वैसे जो है इन्होंने हरिदेव जोशी के साथ में 2 बार कार्य किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में, तो अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो 3 मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया है, 3 के साथ में। और 3 कौन कौन से हैं? हरिदेव जोशी, दूसरे आपके हैं शिवचरण माथुर और भैरव सिंह शेखावत। तो मुख्यमंत्रियों की बात की जाए कि कितने मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया, तब तो आंसर क्या होगा कि 3 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। लेकिन सवाल पूछा जाए कि कितने मुख्यमंत्रियों के काल में कार्य किया, तो 4 मुख्यमंत्रियों के काल में कार्य किया। हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, ठीक है। तो मुख्यमंत्रियों के रूप में कितने मुख्यमंत्री होंगे? 4 होंगे, 3 होंगे,
तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता, सबसे कम कार्यकाल वाले राजीव स्वरूप करना है, ये ऑप्शन में नहीं हो तो निहाल चंद गोयल करना है। और सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव विपिन बिहारी लाल। ठीक है। इसके अलावा आपके प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव सावलदान उज्जवल, ये लिख लिया यहां तक। प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव कौन है? प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव अरे अभी बने थे निरंजन आर्य, थोड़े दिन पहले ही थे। और अनुसूचित जनजाति के कौन है? जनजाति के है ओम प्रकाश मीणा। ठीक है। लिख लिया? तीन बज गए रे। हैं? चलो आगे लिखो। प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव, प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे? सावलदान उज्जवल। प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव निरंजन आर्य। प्रथम अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव कौन है? ओम प्रकाश मीणा। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? कुशाल सिंह नहीं है, कुशल सिंह है। हाँ, कुशाल सिंह थोड़ी होता है, ये तो आदमी हो जाएगा फिर। कुशल सिंह। और अब तक कितनी महिलाएं मुख्य सचिव के पद पर रह चुकी है? तो अब तक 2 महिलाएं मुख्य सचिव के पद पर रह चुकी है। अब तक 2 महिलाएं मुख्य सचिव के पद पर रह चुकी है। कौन कौन? पहली तो आपके है कुशल सिंह, और दूसरी कौन है? उषा शर्मा, जो अभी 31 दिसंबर 2023 को रिटायर हुई है। ठीक है। और वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान मुख्य सचिव है सुधांश पंत। ठीक है। तो कुशल सिंह और उषा शर्मा अभी 31 दिसंबर को ही रिटायर हुई है। इनके स्थान पर नए जो मुख्य सचिव बने उनका नाम क्या है? सुधांश पंत है, ये वर्तमान में है। तो 2 महिलाएं मुख्य सचिव रह चुकी है, श्रीमती कुशल सिंह और
ये कुशल सिंह रही थी 2009 में। कब रही थी? 2009 में मुख्य सचिव थी, जो अशोक गहलोत का पिछला कार्यकाल था उसमें। और वर्तमान में उषा शर्मा थी अभी, लेकिन इनकी जो आयु है 31 दिसंबर 2023 को इन्होंने अपनी 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली। क्योंकि मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, भाई ये भी क्या है, एक प्रशासनिक अधिकारी। और प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी अधिकतम आयु कितनी होती है? 60 साल के बाद में उसका रिटायरमेंट हो जाता है। तो उषा शर्मा की जो आयु है वो 60 वर्ष पूर्ण हो गई, इस वजह से ये हो गई रिटायर। रिटायर होने के बाद नए जो बने हैं मुख्य सचिव, उनका नाम क्या है? सुधांशु पंत है। ये 2 दिन से किसानों वाला मूवमेंट वापस स्टार्ट हो गया क्या? है 5-6 दिन हो गए। तो कल परसों तो वहाँ पे फायरिंग वगैरह हो गई थी क्या? चलता रहता है। चलो लिख लिया? तो ये आपके सचिवालय कंप्लीट है। हाँ, तो और क्या पढ़ोगे? तो इसमें आप तो ये याद कर लो तो ही बहुत है। हैं? कर लोगे क्या याद? कौन सा गुरु मंत्र दूं? जो मेरे को पता है वो आप भी देता हूँ थोड़ी देर बाद में। वो तो एक चूर्ण है, एक मेरे पास बनाया हुआ चूर्ण है, वो अगर आप सुबह शाम लेते हो पानी के साथ में तो सफलता सुनिश्चित है। यहाँ तक लिख लिया क्या? देखो क्या क्या पढ़ा है आपने इसमें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सचिवालय की परिभाषा। देखो एग्जाम में सवाल कहाँ से आएगा बताता हूँ मैं आपको। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है इसमें। अगर आपको ये पता है कि सचिवालय होता क्या है, सचिवालय का मतलब वह कार्यालय, वह स्थान जहाँ पर राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी बैठ करके पूरे राज्य के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, वो सचिवालय है। इतना सा ध्यान रखना है। फिर सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। ये दोनों बातें याद रखनी है, यहाँ से सवाल बन सकता है। सिंपल सा सवाल बनाएंगे। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री, या डाल देंगे इसमें मुख्य सचिव। तो राजनीतिक प्रमुख होता है इसमें मुख्यमंत्री, और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? फिर आपको पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई है? 13 अप्रैल 1949। ये 3 बातें याद रखनी है। इसके बाद में कार्य आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसके क्या क्या कार्य है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि यह राज्य के लिए नीतियों का निर्माण करता है, अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण रखता है, सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है, बजट का निर्माण करता है। ठीक है, कार्य कोई नहीं पूछेगा आपको। आपको अगर पूछे, यानी उसको अगर टफेस्ट क्वेश्चन बनाना हो पूरी स्टेट पॉलिटी में से, सबसे अगर टफ क्वेश्चन बनाना हो तो वो यहीं से बनाएगा कि इनमें से 8 जो शुरुआत के नाम है, बीच में से कोई से भी आपके 4 नाम निकाल देगा, और निकाल करके इनका आपको पद सोपान पूछेगा कि इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, या वरीयता क्रम में। वरीयता क्रम का मतलब सबसे ऊपर कौन है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे व्यवस्थित करना होता है। तो वो आपसे यहाँ से पूछ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन है? मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रमुख शासन सचिव, फिर सचिव,
फिर अतिरिक्त सचिव या फिर उसको बोलते हैं अपन विशिष्ट सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, उसके बाद में सहायक सचिव, उसके बाद में कार्यालय, सहायक कार्यालय, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, यूडीसी और एलडीसी, स्टेनो, टाइपिस्ट और चपरासी बोल सकते हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसको बोल सकते हो। तो यह प्रशासनिक अधिकारियों का क्रम आपको याद करना है। इसके बाद में मुख्य सचिव के बारे में ये 400-500 बातें आपको पता होना चाहिए कि राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, राज्य सचिवालय का सर्वे सर्वा होता है, सचिवालय के पद सोपान में शीर्ष पर स्थित होता है, टॉप पर होता है, राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है, अवशिष्ट वसीयतदार होता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है, और मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है, ये पता होना चाहिए। और ये कौन सी सेवा का अधिकारी होता है? सवाल पूछा था एग्जाम में कि मुख्य सचिव कौन सी सेवा का अधिकारी होता है? ऑप्शन ए भारतीय पुलिस सेवा, ऑप्शन बी भारतीय विदेश सेवा, ऑप्शन सी राज्य प्रशासनिक सेवा और ऑप्शन डी भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का ही अधिकारी होता है। ठीक है, आईएएस का जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है, केंद्र स्तर में सचिव स्तर का अधिकारी होता है, वह अधिकारी ही राज्य में क्या बनता है? मुख्य सचिव बनता है। इसके अलावा मुख्य सचिव के जो कार्य है उनके बारे में भी आपसे कोई नहीं पूछने वाला, केवल एक बार रीडिंग मारनी है। इसमें से मुख्य जो कार्य वो याद रखना कि यह मुख्यमंत्री को सलाह या परामर्श देता है और लोक सेवाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ये 2 पॉइंट याद रखना। मुख्यमंत्रियों को क्या देता है? मुख्यमंत्री को सलाह देता है, परामर्श देता है, और मुख्यमंत्री कोई भी डिसीजन करता है, डिसीजन करने से पहले मुख्य सचिव के साथ में जो है राय मशविरा करता है, उसके साथ में सलाह करता है। इसके अलावा जो लोक सेवाएं होती है राज्य की जितनी भी, उनका क्या होता है? ये प्रमुख होता है, उनकी नियुक्ति, ट्रांसफर और पदोन्नति करता है। ये बात इसमें विशेष रूप से ध्यान रख लेना, बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे को तो लिखाना पड़ेगा, नहीं लिखाऊंगा तो फिर पढ़ाऊँ क्या 2 घंटे में? कुछ तो करवाना ही पड़ता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधा कृष्णन, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य भगवंत सिंह, कितने वर्ष तक है? न्यूनतम कार्यकाल वाले राजीव स्वरूप 120 दिन, और इनका नाम नहीं हो तो किसका करेंगे? सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले मुख्य सचिव विपिन बिहारी, कितने मुख्यमंत्री? 3। कार्यकाल पूछे तो 4, मुख्यमंत्री पूछे तो कौन कौन से? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह। प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव सावलदान उज्जवल, प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव और अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव। कितनी महिलाएं मुख्य सचिव बन चुकी है? 2। पहली कौन है? दूसरी कौन है? उषा शर्मा। और वर्तमान मुख्य सचिव बस कंप्लीट। अब अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। अरे सर कहाँ जा रहे हो? मैं वो मंत्र बता रहा हूँ। जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कार्यवाहक का मतलब होता है मेन पोस्ट पर मुख्य सचिव नहीं है तो उसके स्थान पर कुछ समय के लिए मुख्य सचिव के पद पर किसी को नियुक्त किया जाना। कुछ समय के लिए नियुक्त करते हैं उसको, ठीक है? हाँ, वो परमानेंट नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। कार्यवाहक का मतलब है थोड़े दिन के लिए कार्य करेगा, उसके बाद में जो परमानेंट आ जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो अपन क्या पढ़ेंगे अब? जिला प्रशासन पढ़ेंगे। जिला प्रशासन भी पढ़ना पड़ता है क्या? आप सब लोग जिले में रहते हो तो जिले में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए एक जिले के अंदर, ये आप सभी को पता है कि जिले में क्या क्या होता है। जिले में अगर हम प्रशासनिक उसके स्तर देखें तो एक राज्य को बांटा जाता है संभाग के अंदर। किस में बांटते हैं? संभाग में बांटते हैं। संभाग को बांटते हैं जिले में। जिले को किस में बांटते हैं? उपखंड में। किस में बांटते हैं? उपखंड को किस में बांटते हैं? तहसील को उप तहसील में, और उप तहसील को किस में बांटते हैं? पटवार सर्किल में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? पटवार सर्किल में। ये एक व्यवस्था होती है।
जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट है, ये राज्य है। अब राज्य को अगर मान लीजिए कि प्रशासनिक व्यवस्था इसकी जो है प्रशासनिक व्यवस्था सही करनी है या प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करना है, तो संचालित करने के लिए पूरे राज्य में एक व्यक्ति पूरे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं देख सकता। तो इसके लिए उसने क्या किया है, टुकड़ों में बांट दिया। राज्य को उसने बांट दिया संभाग में। किस में बांट दिया? संभाग में बांट दिया। पूरे राज्य के अंदर 10 संभाग बना दिए, ठीक है। और संभाग स्तर पर एक मुखिया बना दिया जिसको हम बोलते हैं संभागीय आयुक्त बोलते हैं। राज्य में तो कौन हो गया? मुख्यमंत्री हो गया। मुख्यमंत्री हो गया उसका राजनीतिक प्रमुख, और प्रशासनिक प्रमुख हो गया मुख्य सचिव। अब आपके संभाग स्तर पर कौन हो जाएगा? संभागीय आयुक्त हो जाएगा। फिर कहा कि भाई 10 संभाग से पार नहीं पड़ेगी, इन संभाग को जिलों में बांटो। तो जिले पहले थे 33, वर्तमान में कितने हो गए? 50। संभाग को किस में बांट दिया? जिलों में बांट दिया। और कहा कि जिले का जो प्रमुख होगा उसको बोलेंगे जिलाधीश। क्या बोलेंगे? जिसको आप बोलते हो अपनी भाषा में कलेक्टर। क्या बोलते हो? कलेक्टर बोलते हो। फिर जिले को किस में बांटेंगे? हाँ, जिले को उपखंड में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? उपखंड। और उपखंड का जो अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं उपखंड अधिकारी, जिसको आप बोलते हो एसडीएम। क्या बोलते हो? वास्तव में तो होता है एसडीओ होता है, लेकिन चूंकि उसके पास न्यायिक शक्तियां भी होती है, मजिस्ट्रेट पावर होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एसडीओ बोलो या एसडीएम बोलो, एक ही बात है। वास्तव में कौन होता है? ये एसडीओ होता है, ठीक है। एसडीएम का मतलब क्या होता है? सब डिवीजन ऑफिसर होता है, उपखंड अधिकारी, सब डिवीजन ऑफिसर। लेकिन एसडीओ के पास में मजिस्ट्रेट पावर भी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसडीएम, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। इस प्रकार से ये होता है डीओ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कौन होता है? कलेक्टर। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? डीएम भी बोलते हैं, इसको डीसी भी बोलते हैं और डीएम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास में मजिस्ट्रेट पावर होते हैं, इसके पास न्यायिक शक्तियाँ भी होती है। आप कभी अगर भगवान आपको सौभाग्य प्रदान करे, यदि आप एसडीएम बन गए किसी दिन, तो एसडीएम बनने के बाद में आप भी उस न्याय वाली कुर्सी पे बैठोगे। एसडीएम जो है आधे दिन तो करता है प्रशासनिक कार्य, प्रशासन के कार्य देखता है। तो किसी का मूल निवास आया है तो उसके ऊपर साइन करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी के ज़मीन के झगड़े हैं, तो उन झगड़ों का विस्तारण करने के लिए, निस्तारण करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आधे दिन बैठता है वो न्याय की कुर्सी पर, जो होती है जज की कुर्सी। और उनके सामने जो है लोग जिस प्रकार से न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, उसी प्रकार से फरियाद लेकर के आते हैं और उनका न्याय करता है वो, इसलिए उसको मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। तो आपको ये मौका मिले कभी आप एसडीएम की कुर्सी पे बैठो, तो जिस दिन आप न्याय की कुर्सी पे बैठोगे उस दिन आपको फीलिंग आएगी और आपको लगेगा कि अपन इस भगवान है। भाई लोगों का आप न्याय करोगे, और न्याय करने का अधिकार किसके पास होता है? न्याय कौन कर सकता है? हाँ, तो आप भगवान बन जाओगे उस दिन। ठीक है। उपखंड को किसमें बांटते हैं? तहसील में बांटते हैं। और तहसील का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? तहसीलदार बोलते हैं। तहसील को किसमें बांटते हैं? उप तहसील में। किसमें बांटते हैं? उप तहसील में बांटते हैं। और उप तहसील का मुखिया नायब तहसीलदार होता है, इसको बांटते हैं पटवार सर्कल में। पटवार सर्कल में बांटते हैं, जिसका अधिकारी होता है पटवारी। कौन होता है? सबसे ताकतवर अधिकारी यही होता है, सबसे ज़्यादा पावर इसी के पास होती है। पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो किस पे टिकी होती है? पटवारी पे टिकी होती है, ठीक है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे निम्नतम अधिकारी होता है, जिसके ऊपर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का भार होता है। किसके ऊपर होता है? हाँ, इसलिए आप कभी ऑफिस में जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार होता है। जगह टिक नहीं पाता है, वो इधर उधर घूमता रहता है, बहुत अधिक भार होता है। तो ये राज्य के अंदर राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है, राज्य का कौन सा ढांचा है? ये प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है। सबसे बड़ी इकाई राज्य होता है। राज्य को संभाग में बांटा, संभाग को जिले में, जिले को उपखंड में, उपखंड को तहसील में, तहसील को उप तहसील को किसमें बांटा? और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है, तो राज्य में कौन होता है? अगर हम प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है। जबकि संभाग में बात करें तो
संभागीय आयुक्त होता है, संभागीय आयुक्त होता है। फिर जिले में कौन होता है? कलेक्टर होता है, जिलाधीश, जिला कलेक्टर। उपखंड में कौन होता है? उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी, जिसको आप क्या बोलते हो? एसडीएम बोलते हो। तहसील में कौन होता है? तहसीलदार, तहसीलदार होता है। उप तहसील में कौन होता है? नायाब तहसीलदार, नायाब तहसीलदार। और सबसे प्रमुख अधिकारी पटवारी, पटवारी सब पर भारी। ठीक है, सबसे अधिक पावर इसी के पास होता है। वो तो गांव में ऐसी कहानियाँ चलती होगी, अभी भी चलती है, पहले चलती थी कि एक बार, क्योंकि पटवारी जो है वो किसी भी समस्या से सबसे अधिक सामना पटवारी करता है। सबके काम एक समान ही है। भाई कलेक्टर का कार्य क्या है? कलेक्टर का कार्य होता है भू राजस्व एकत्रित करना और भूमि से संबंधित जितने भी विवाद है उनका निस्तारण करना। लेकिन ये अपना काम खुद थोड़ी करता है, किससे करवाता है? एसडीएम से करवाता है। एसडीएम को बोलता है कि तू जाके काम करके आ। तो इसका भी वही काम है कि भूमि विवादों का निपटारा करना। लेकिन एसडीएम नहीं करेगा, क्योंकि एसडीएम के नीचे एक व्यक्ति और है, वो इसको बोलेगा कि तू करके आ। तहसीलदार है, लेकिन तहसीलदार भी खुद काम नहीं करता, किससे करवाएगा? नायब तहसीलदार से। ये भी नहीं करेगा, ये किसको ऑर्डर देगा? तो बाद में फाइनली जो है बोझ किस पे आ गया? इसके नीचे कोई अधिकारी नहीं है, तो इसी को करना पड़ेगा। तो जनता से डायरेक्ट डीलिंग कौन करेगा? पटवारी। किसी के खेत को नापना हो, कौन नापेगा? पटवारी। फीते को अगर 5 फुट कम ज़्यादा करना हो तो कौन करेगा? पटवारी करता है। बीच में से फीता काट करके, और 20 से 25 वाली लाइन गायब भी है उसमें। हाँ, किस प्रकार से जो है पटवारी जो है पूरी व्यवस्था को संभालता है और आगे तक जो है व्यवस्था को बनाए रखता है। तो पटवारी जो है जनता से सीधा मिलता है। इसलिए गांव के लोगों की नज़र में भगवान कौन है? उसको लगता है कि पटवारी से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि काम तो यही कर रहे हैं ना। कलेक्टर साहब तो नहीं मिल रहे। कलेक्टर साहब तो कोई 5-6 सालों में एक बार दिखते हैं कि अच्छा ये कलेक्टर है क्या। वो भी कोई ढंग का कलेक्टर होता है, तब कोई ढंग का कलेक्टर आ जाए तब गांव में पता लगता है कि कलेक्टर होता है, वरना उनके लिए कलेक्टर यही है। तो एक बार जिला कलेक्टर और ये गांव में गए कि गांव का दौरा करके आते हैं, तो साथ में अपनी वाइफ को और ले गए कि चल के आते हैं, देखिए गांव में कैसी व्यवस्था है। तो ये लेकर गए अपनी गाड़ी, जो सरकारी जीप होती है वो लेकर के गए। अब गांव के अंदर, रेगिस्तान के अंदर वो मिट्टी में फंस गई गाड़ी। ठीक है, अब मिट्टी में फंस गई तो दोनों, कलेक्टर साहब और कलेक्टर साहब की वाइफ, दोनों उसके धक्का लगाए कि किसी प्रकार से इसको निकाला जाए यहाँ से। अब गांव में आसपास के लोग हैं वो देख रहे हैं, उधर तालियां बजा रहे हैं कि 2 जेंटलमैन है। भाई सूट बूट में आया, कलेक्टर होगा इसका मतलब अच्छी ड्रेस पहन के आया होगा। तो सूट बूट में अधिकारी आया, कोई गांव का, कोई शहर का आया, कोई अंग्रेजी बाबू है, गाड़ी फंस गई। तो लोग मज़े ले रहे हैं उसके, तालियां बजा रहे हैं, मूंगफलियां खाते खाते हंस रहे हैं उसके ऊपर। उधर से गाड़ी निकली पटवार साहब की। पटवार साहब की भी मोटरसाइकिल थी इनके पास, उनकी मोटरसाइकिल फंस गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पटवार साहब को छोड़ के आया एकदम ऑफिस तक। हाँ, पटवार साहब को कंधों पे उठा करके, और गाड़ी जो है 4-5 लोग दूसरे लेके जा रहे हैं। पटवार साहब को कहा आपको तकलीफ आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हम किस लिए हैं फिर। तो कलेक्टर साहब की जो बीवी थी उसको लगा कि ये कोई बहुत बड़ा अधिकारी है। उन्होंने पूछा कि है वो, ये जो थोड़ी देर पहले जिसको लेकर के गए थे ये कौन है? कहा ये पटवारी है। तो थोड़ी मेहनत और कर लेते आप, पटवारी बन जाते। क्या फालतू यहाँ पे कचरा करवा रहे हो मेरा। तो गांव के लोगों की नज़र में पटवारी जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। तो ये है राज्य का प्रशासनिक ढांचा। लेकिन आपको ये सब थोड़ी पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? जिला पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है। और डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? और जिले के नीचे में जितने भी अधिकारी आते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आपने कोई एक पढ़ लिया तो सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बाकी के जो अपना काम ट्रांसफर करते हैं, बाकी काम सेम ही होता है। कलेक्टर का पढ़ लेंगे तो कलेक्टर वाले काम करता उपखंड अधिकारी, इसकी ये करता है, इसकी ये करता है, फाइनली करता पटवारी है। ठीक है, तो अपन पहले ये लिखोगे आप, उसके बाद में हेडिंग लगाएंगे अपन जिला। जिला पढ़ेंगे। हैं, जिला पढ़ेंगे। जिला कलेक्टर का सबसे
जिले से ऊपर कौन होता है? संभाग होता है। कितने संभाग है अभी? घोषणा तो 11 की कर दी, लेकिन नोटिफाई अभी 10 को ही किया है। पहले 60 संभाग थे। पहले संभाग कितने थे? 7 थे। शुरुआत में तो 5 ही थे। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था पढ़ाऊँ क्या? 2-4 लाइनें लिखा देता हूँ इसमें भी। पहले ये लिखो, इधर लिख रहा हूँ मैं कुछ संभाग के बारे में, देखना नहीं है तो लिखना उसको। पहले संभाग के बारे में 3-4 लाइन लिख देता हूँ। संभाग, और संभाग का मुखिया कौन होता है? संभागीय। ये तो लिखा ही दिया मैंने। अब शुरुआत में 30 मार्च 1949 को, कितनी तारीख को? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का हुआ निर्माण। राजस्थान के निर्माण के साथ ही क्या बन गया? राज प्रमुख बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, सचिवालय बन गया अप्रैल के अंदर आते आते। अब क्या बनाएंगे? अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया जाएगा। तो तारीख तो नहीं लिखनी है इसमें, 30 मार्च 1949 है तारीख, इसमें वर्ष लिख लीजिए। वर्ष 1949 में, वर्ष 1949 में 5 संभाग बनाए गए। कितने संभाग है? 5 संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग कौन कौन से बनाए गए? तो एक तो बनाया गया जयपुर, जयपुर बनाया। फिर आपके बनाया जोधपुर, साथ ही बनाए थे वैसे तो, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, और आपके कोटा, कोटा और बीकानेर। 1949 में 5 संभाग बनाए गए। शुरुआत में राजस्थान में कितने संभाग थे? 5। लेकिन 1962 में आते आते संभागीय व्यवस्था समाप्ति कर दी। 1962 में जो मोहनलाल सुखाड़िया थे, कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1962 संभागीय व्यवस्था समाप्त, संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और समाप्त की थी उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू किसने किया? तो संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू करने वाले व्यक्ति थे हरदेव जोशी। और कब शुरू किया? 1987 के अंदर, 1987 में हरदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की, पुनः शुरू की। और केवल शुरू ही नहीं की, एक संभाग और बढ़ा दिया। 6 संभाग बनाए। कितने संभाग बनाए? 6 संभाग बनाए। 5 तो पहले थे। कौन कौन से? जयपुर था, जोधपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद में कोटा था, बीकानेर था, और एक संभाग और बना दिया। नया संभाग कौन सा बना? अजमेर को नया संभाग बनाया गया। तो हरदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू किया। वापस शुरू करके संभाग जो पहले 5 थे अब कितने बना दिए? एक नया संभाग कौन सा बनाया? अजमेर बनाया गया। और 7वां जो संभाग था, 7वां संभाग ये कब बना? 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। वसुंधरा गवर्नमेंट थी, वसुंधरा राजे की सरकार ने नया संभाग बनाया 7वां। कौन सा? भरतपुर। और अभी अपने जो अशोक जी है उन्होंने लाइन लगा दी, ठीक है, क्योंकि सब लोग करे थे जिला बनाओ, जिला बनाओ। तो अशोक जी ने कहा कि जिले क्या करते हो? जिले की लगा दूं, डेयरी लगा दी उन्होंने। तो 8, 9 और 10, या हम कह सकते हैं वर्तमान में संभाग कितने हैं? वर्तमान में संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। तो 3 नए कौन कौन से बने? 3 नए संभाग कौन कौन से बनाए गए? एक तो बनाया पाली को, पाली बनाया था क्या? दूसरा बनाया था आपके सीकर डोटासरा वाला, और तीसरा बनाया था आपके
बांसवाड़ा। अशोक जी ने जाते हुए एक और संभाग की घोषणा की थी क्या? अलवर संभाग की नहीं की थी? चलो, वर्तमान में आपके 10 संभाग ही है, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। और इनको लागू कब किया गया? 17 मार्च से, और 2023 को तो इसकी घोषणा की गई थी, और 4 अगस्त 2023 को इसको लागू कर दिया गया था। तो कब से लागू हुई है? 4 अगस्त 2023 से ये संभागीय व्यवस्था लागू है। इसमें 10 संभाग है, 7 तो ये हो गए पहले वाले, और 3 आपके नए बन गए, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये संभागीय व्यवस्था में भी लिख लो बोले। और इसका कार्य क्या होता है संभागीय आयुक्त का? संभागीय आयुक्त का कार्य क्या होता है? कलेक्टर के ऊपर नजर रखना, यानी अपने अधीनस्थ। अब एक संभाग के नीचे मान लीजिए 5 जिले हैं, तो 5 जिलों में कितने कलेक्टर हो गए? 5 कलेक्टर हो गए। उन 5 कलेक्टरों पर नियंत्रण रखना और उनको निर्देश देना, क्योंकि कलेक्टर का जो सबसे ऊपरी मतलब जस्ट ऊपरी अधिकारी होता है, वो कौन होता है? संभागीय आयुक्त ही होता है। ये भी लिखा ना आपने? हाँ, लिखिए ये। कल ये जिला प्रशासन कंप्लीट करके फिर बचेंगे आपके 4 आयोग। आरपीएससी पढ़ेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग। ये 4 आयोग पढ़ने के बाद में आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। कल करवा दूंगा सिलेबस कंप्लीट, परसों आपका करवाएंगे एमसीक्यू, उसके बाद में विदाई। ठीक है? हाँ, तो विदाई के दिन नज़दीक है? मेरे को रोज़ बुला लेना इस प्रकार से शायरी सुनने के लिए। 10 मिनट का समय अलग से मेरा निकाल करके रोज़ शायरी सुनाऊंगा आपको। लिख लिया यहाँ तक? 1949 में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था। 5 संभाग बनाए गए थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। यहां तक लिख लिया? ये भी लिख रहे हो क्या? ऐसा क्या लिखते रहते हो रे? संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। और वापिस शुरू किसने किया? हरिदेव। तो हरदेव जोशी का बहुत योगदान है। हरदेव जोशी ने जयपुर खंडपीठ है उसको वापस शुरू किन्होंने किया था? जयपुर खंडपीठ जो 1958 में समाप्त हो गई थी, जिसको मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने समाप्त कर दिया था जयपुर खंडपीठ को, उस खंडपीठ को वापस किसने शुरू किया था? हरदेव जोशी ने। और संभागीय व्यवस्था को वापस किसने शुरू किया? हरदेव जोशी ने शुरू किया 1987 के अंदर। और शुरू नहीं किया, एक संभाग और बढ़ा दिया, 5 से कर दिए, और अशोक जी ने 10 कर दिए। वसुंधरा जी ने 1 बनाया था। 7वां संभाग 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनाया था, 7वां वसुंधरा राजे की सरकार ने, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और वर्तमान में अशोक गहलोत ने 3 संभाग और बना दिए। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, जिन्होंने 3 संभाग बनाए। कब बनाए? 4 अगस्त 2023 को, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। और न केवल 3 संभाग बनाए, वो तो कोई ना, 3 संभाग तो याद हो गए। ठीक है, पाली, सीकर और बांसवाड़ा 3 ही थे। जिले बना दिए 19, याद ही नहीं हो रहे अभी तक, क्योंकि अपने को 33 ही मुश्किल से याद हुए थे। 33 भी मुश्किल से याद हुए थे। लोगों की दिक्कत वो नहीं है
लोगों की ये समस्या नहीं है कि पहले 33 थे और अब 19 नए बना दिए। समस्या ये है कि पहले 33 थे, बनाए 19 नए, लेकिन फिर भी जिलों की कुल संख्या कितनी हुई? 50 ही हुई। 33 + 19 कितना होना चाहिए? 52 होना चाहिए, लेकिन जिले कितने हैं? 50। तो अशोक जी ने कहा कि यही जादूगरी है कि मैं ऐसे जिले बनाऊंगा कि 33 + 19 52 होगा, लेकिन फिर भी जिले कितने होंगे? 50 ही होंगे। लिख लिया? अरे सब ने नहीं लिखा, अभी भी लिख रहे हैं, सोच सोच के लिख रहे हैं ये। ऑफिस में पटवारी का अलग ऑफिस होता है, पटवारी ऑफिस तहसील में, गांव में नहीं होता है। आपके गांव में बैठता है? हाँ, अरे वैसे तो उसका देखो अलग से ऑफिस होता है उसका। अब शहरों के अंदर तो उसका ऑफिस होता है तहसील ऑफिस के अंदर, गांव में उसका अलग से होता है। ठीक है, हमारे तो उधर जो सारे ऑफिस एक जगह ही है, एसडीएम का भी वही है, एडीएम का वही है, वही साइड में कमरा है, उसमें पटवार साहब बैठते हैं। हालांकि मेरे को कभी मिले नहीं वो। हैं? लिख लिया क्या ये? अब हेडिंग लगाओ जिला। जिला शब्द लगाओ, जिला। तो अपने संविधान के अंदर जो भारत का मूल संविधान है, उस मूल संविधान के अंदर जिला शब्द का प्रयोग किया गया आर्टिकल 233 में। आर्टिकल 233 में लिखा हुआ है जिला न्यायाधीश। ठीक है, तो मूल संविधान में जिला शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों के रूप में मिलता है, जिला न्यायाधीशों के रूप में मिलता है। मैंने आपको यह आर्टिकल लिखाया भी होगा। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लिखाया था आपको। तो ये 233 के अंदर जिला न्यायाधीश शब्द लिखा हुआ है, इसी में हमें मूल संविधान में जिला शब्द देखने को मिलता है या प्रयोग हुआ मिलता है। इसके अलावा मूल संविधान में जिले का प्रयोग, जिला शब्द का प्रयोग और कहीं नहीं किया गया है, केवल 233 में किया गया है। और वह भी किस रूप में किया गया है? जिला न्यायाधीश के रूप में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्तमान हम प्रदेश में देखें तो जिला शब्द का जो प्रशासनिक रूप है, जिसको हम वर्तमान में जिला कह रहे हैं, वो प्रशासनिक रूप जो है हमें
73वां और 74वें संविधान संशोधन के बाद में मिलता है, जहां पर 73वें संविधान संशोधन में हमने पढ़ा जिला परिषद, ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन में हम क्या पढ़ते हैं, जिला आयोजना समिति पढ़ते हैं, ठीक है। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद में जिले का प्रशासनिक रूप हमें देखने को मिलता है। तो जिले का प्रशासनिक रूप संविधान में 73वें तथा 74वें संविधान 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के बाद देखने को मिलता है। तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ है अपने संविधान के अंदर, कब हुआ है ये? 1992 के अंदर जो संविधान संशोधन हुए हैं, इस संविधान संशोधन के बाद में भारत के संविधान में जिले का जो प्रशासनिक रूप जो हम आज पढ़ रहे हैं, वो प्रशासनिक रूप हमें संविधान में देखने को मिलता है। बाकी 233 में तो यह है जिला न्यायाधीश के संबंध में है, जिले के संबंध में नहीं है, जिला न्यायाधीश के संबंध में। लेकिन जिले के रूप में सबसे पहले जहां हमें मिलता है जिला परिषद। जो जिला परिषद कहाँ होगी? जिले के अंदर होगी। तो जिले का जो प्रशासनिक रूप है हमें कहाँ देखने को मिलता है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद देखने को मिलता है। और कौन से आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 243, क्योंकि बाकी सारे आर्टिकल किस में है? 243 में ही है, भाग 9 और भाग 9A। तो अनुच्छेद 243 के अंदर हमें जिले का प्रशासनिक रूप सबसे पहले 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। और जिला जो शब्द है, जिले शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है, ठीक है। किसी काल में इसका नाम क्या था, अभी क्या है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो जिला शब्द है या जिले का वर्तमान स्वरूप है वो हमें मौर्य काल से देखने को मिल रहा है। यानी मौर्य काल में जो जिले का स्वरूप था वो जिले का स्वरूप वर्तमान जिले के स्वरूप के समान था। तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए कि जिले का वर्तमान स्वरूप हमें इतिहास में कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मौर्य काल में देखने को मिलता है। तो जिले का वर्तमान स्वरूप हमें मौर्य काल में देखने को मिलता है, मौर्य काल में देखने को मिलता है। बाकी अलग अलग काल में जो है जिले का नाम अलग अलग है, ठीक है। कहीं पर इसको विस कहा गया, कहीं पर इसको जनपद कहा गया, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग नाम है, वो अपने को इतना डिटेल में जाना नहीं है। हमें जिला प्रशासन पढ़ना है, न कि इसकी हिस्ट्री पढ़नी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिले का वर्तमान स्वरूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें मौर्य काल में देखने को मिलता है। और वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? अच्छा, पहले ये बताइए मेरे को कि जिला जो है, जिले का गठन कहाँ पर किया जाता है? जिले के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को यदि जिला घोषित करना है, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको यदि जिला घोषित करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? एरिया कितना होना चाहिए? कम से कम 400 वर्ग मील होना चाहिए। लिखो। जिले के लिए आवश्यक परिस्थितियां, आवश्यक कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो जिले का आकार कितना होना चाहिए? आकार या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 4 लाख वर्ग किलोमीटर, 400 वर्ग मील,
और दूसरा होना चाहिए जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए। पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। 10 लाख तो जनसंख्या हो और क्षेत्रफल कितना हो? 400 वर्ग मील हो। तो ऐसे ज्योग्राफिकल कंडीशन को, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को जिला घोषित किया जा सकता है। ठीक है, लिखो यहां तक। अभी भी 15 मिनट बाकी है। अरे टाइम नहीं देख रहा हूं, मेरे को कोर्स करवाना है तो मैं देख रहा हूं कि 15 मिनट बचे हैं। आज डबल क्लास दी होती मेरे को। हाँ, कई उनसे परेशान हो गया मैं। ये रोज लिखते हैं कि सिलेबस कब होगा, पहले दिन से ही पूछ रहे हैं। आपका बैच कब से चल रहा है? 5 सितंबर से। तो आपको जल्दबाजी है क्या चढ़ने की? हैं? कौन कौन चाहता है कि अगले 10 दिन में उनको विदाई दे दी जाए? अरे उसकी व्यवस्था मैं करवा दूंगा, कैसे करवानी है आप तो बताओ केवल। चाहते हो जाना? यही रहना चाहते हो? लिख लिया क्या? लिख लिया ना पीछे वाला? चलो, अब वर्तमान में आप बताइए मुझे कि वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जिलों की संख्या, वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 50 है। कितनी है? 50। और ये 50 कब बनी? हाँ, 4 अगस्त 2023 को जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में राजस्थान का निर्माण हुआ 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 तक राजस्थान में जिले कितने थे? 25। कितने थे? फिर 26वां बना था अजमेर। 26वां बना 1 नवंबर 1900। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26 थी। कितनी थी? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का नवीनतम जिला बना था। कौन सा बना था? 26वां जिला। तो 26वां जिला बना था आपके अजमेर। कौन सा बना? अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 26 हो गई। ठीक है, इसके बाद में 27वां जिला कौन सा बना? 27वां जिला कौन सा? धौलपुर बना था, धौलपुर। फिर आपके 28वां कौन सा बना? 28वां 12। 29वां जिला बना था आपके दौसा। 30वां कौन सा बना? राजसमंद। ठीक है, 31वां हनुमानगढ़। 32वां करौली। और 33वां प्रतापगढ़। और 34 से 50 वो संख्या स्वयं लिखी जाए। 34 से 50 प्रतापगढ़। कितने जिले बने हैं वर्तमान में नए? ये कब बना बताओ? लेके धौलपुर 15 अप्रैल 1982। और 12 दौसा राजसमंद तीनों जिले एक साथ बने थे 10 अप्रैल 1991।
फिर आपके करौली 31वां बना हनुमानगढ़, ये बना था 12 जुलाई 1994। करौली बना 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ बना आपके 26 जनवरी 2008। तो 34 से 50 जो ज़िले बने, ये ज़िले कब बने हैं? हाँ, 17 मार्च को तो इनकी घोषणा हुई। घोषणा कब हुई? यहाँ मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ कि 17 मार्च 2023 को 19 नए ज़िलों की घोषणा हुई। 19 नए ज़िलों की घोषणा हुई। और ये जो 19 ज़िलों की घोषणा हुई है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी पहले। उस कमेटी का नाम क्या था? राम लुभाया समिति। तो राम लुभाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 19 नए ज़िलों की घोषणा की गई। जस्टिस जो राम लुभाया है, राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी राजस्थान में प्रशासनिक सुधार के लिए, और इस समिति ने सिफारिश दी कि राजस्थान में 19 ज़िले और बढ़ने चाहिए। तो फिर 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की इसकी स्वीकृति मिल गई और घोषणा को क्या कर दिया? लागू कर दिया। घोषणा को लागू कर दिया। लागू करते ही राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 33 + 19 बराबर कितनी हो गई? हाँ, तो ये जादू कैसे हुआ? 33 + 19 बराबर 50 कैसे हुआ? क्योंकि जयपुर और जोधपुर में 2-2 ज़िले बनाए गए। ठीक है, तो जोधपुर पहले ज़िला था, उसको समाप्त कर दिया। जयपुर पहले ज़िला था, उसको भी समाप्त कर दिया। 33 में से 2 चले गए, कितने हो गए? 31 हो गए। अब 19 बनाए तो कितने हो गए? 31 + 19 से 50 हो गए। आ रही बात समझ में? जयपुर जिले को समाप्त करके जयपुर के 2 ज़िले बना दिए। कौन कौन से बनाए? उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम? ग्रामीण और शहरी बनाए थे। और जोधपुर में उत्तर और दक्षिण बनाए। यहाँ भी शहरी ग्रामीण ही है क्या? हाँ, तो 4 ज़िले नए बन गए, मतलब 19 नए बन गए। 33 में से 2 को पहले समाप्त किया, उनके स्थान पर बाद में 19 नए बनाए। तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50 हो। कमेटी का नाम याद करना है आपको। कमेटी कौन सी थी? ये राम लुभाया कमेटी है। राम लुभाया समिति की सिफारिश पर आपके 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राजस्थान में 19 नए ज़िले और बनाए जाएंगे। और इस घोषणा को लागू कब किया गया? 4 अगस्त। ठीक है, तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? चलो, ये ज्योग्राफी में करवा दिया गया आपको, फिर भी बोलते नहीं हो। कोई बात नहीं, अपन जिला प्रशासन पढ़ रहे हैं तो जिले तो आपको पता होने चाहिए। अब जिला प्रशासन में आपको क्या पढ़ना है? ये जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन में ये पढ़ने हैं आपको कलेक्टर पढ़ना है, एसडीएम पढ़ना है, तहसीलदार पढ़ना है, नायब तहसीलदार और पटवारी, ये पढ़ेंगे अपन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सफलता का मंत्र। अभी कितने मिनट बचे हैं? 6 मिनट में आपको मंत्र देके भेजूंगा मैं। तो सफलता का मंत्र क्या है? ये सफलता का जो मंत्र है सामान्य मंत्र नहीं है। ये मंत्र, ये जो सूत्र है, ये सूत्र भगवान सूर्य ने सबसे पहले इंद्र को दिया था। किसको दिया था? सूर्य ने इंद्र को दिया। इंद्र ने दिया बाद में बृहस्पति को। किसको दिया? हाँ, बृहस्पति ने भगवान कृष्ण को दिया, कृष्ण ने अर्जुन को, और अर्जुन ने बाद में मेरे को बताया। वो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ आज। अरे आपने गीता का पाठ सुना होगा ना, उसमें जो भगवान कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, उसी ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या ज्ञान बताया? तो अर्जुन ने मेरे को बताया कि सफलता का जो फॉर्मूला है वो 3P में निहित है। किस में निहित है? 3P के अंदर निहित है। अभी 3P क्या होता है? तो उसने बाद में इसको खोल के बताया मेरे को ऐसे कि P और हाँ, क्या P?
या त्वम चापी मयम चापी, तू भी चाय पी और मैं भी। यहाँ पी का मतलब क्या है? यहाँ पी का मतलब होता है पेपर, पेन और प्रैक्टिस। इस पी का मतलब क्या है? पेपर। इस पी का मतलब क्या है? इस पी का मतलब क्या है? पेपर, पेन और सफलता का यही मंत्र है। किसी भी चीज़ को अगर यदि आपको कंठस्थ करना है, याद करना है, तो पेपर लीजिए, पेन उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए उसका लिख लिख करके। लिखते समय आपका दिमाग एकदम पॉइंटेड होता है, आपका ध्यान भंग नहीं होता है, चीज़ें जो याद करोगे वो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। दूसरा, अर्जुन ने कहा कि यदि विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आए तो उनसे एक बात करना है कि पेपर, पेन, प्रैक्टिस समझ में नहीं आ रहा है तो तीनों को ही क्या मान लिया जाए? प्रैक्टिस मान लिया जाए। सफलता का एकमात्र मंत्र होता है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास होता है। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मत होते और रस्सी आवत जावत के सिल पर पड़े। तो लगातार अभ्यास करने से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, जड़ से जड़ व्यक्ति भी क्या बन जाता है? महान बन जाता है। मैंने बाद में अर्जुन से पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है, उदाहरण से ही तो बताओ इसको, वैसे आप कैसे कह सकते हो कि अभ्यास से व्यक्ति महान बनता है? तो बाद में अर्जुन ने मेरे को एक छोटी सी कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि मैं इसको प्रूव करूंगा किस प्रकार से अभ्यास ही जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। तो अर्जुन ने मुझे कहानी सुनाई है। अर्जुन ने कहा कि जब हमें पांचों भाई गुरुकुल में थे, पहले छोटे जब थे ये 5 पांडव, कितने पांडव थे? अरे ये बैग एक बाद में बंद करना, बच्चों ऐसे मत करो। 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, उसके बाद में भीम, फिर अर्जुन, नकुल और कि हम पांचों भाई जब गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे, जहाँ वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, आचार्य जो द्रोण है, द्रोणाचार्य के गुरुकुल के अंदर, तो वहाँ पर एक दिन हम सब लोग रात को सो रहे थे, सबको नींद आ रही थी और घनघोर अंधेरा था, अमावस की रात थी, एकदम बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। तो सोते सोते मेरी अचानक जो है नींद टूट गई। और नींद टूटने का कारण क्या था कि किसी की आवाज़ आ रही थी मुझे। तो उस आवाज़ के पीछे पीछे मैं गया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ के पीछे पीछे गया तो मैं पहुंचा रसोई में, और रसोई में मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई है भीम, क्या नाम है? हाँ, भीम भैया खाना खा रहे हैं। भीम को आपको पता ही होगा, खाने का बहुत शौक था, 10,000 हाथियों का बल था। ठीक है, 10,000 है। वो तो जब खाना खाता तो भूल जाता कि मैंने खाया कि नहीं खाया, उसको तो बोलना पड़ता कि कंट्रोल उदय कंट्रोल, अब इतना ही खाना है वरना पूरे गाँव का अनाज समाप्त हो जाएगा। तो उसने देखा कि अंधेरे के अंदर, जब अंधेरे में, हालांकि उसको पहले दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब आप अंधेरे के सामने जाके खड़े हो जाते हो तो कुछ समय के बाद में अंधेरा छंटता है और आपको वहाँ पे जो चीज़ होती है वो नजर, तो उसको नजर आया कि भीम जो है वो खाना खा रहा है। अब अर्जुन को इस बात पे आश्चर्य नहीं हुआ कि भीम खाना खा रहे हैं, उसको तो पता था कि ये तो इनकी मूल विशेषता है, तो खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसको आश्चर्य इस बात पर हुआ कि भीम जो खाना खा रहे हैं घनघोर अंधेरे के अंदर भी, एक भी निवाला जो है वो मुंह से इधर से उधर नहीं जा रहा है। सारे के सारे जो निवाले हैं, जैसे ही वो निवाला उठाता है सीधा मुंह में जा रहा है। ठीक है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ अर्जुन को, छोटा बच्चा ही था। अर्जुन ने भीम से पूछा कि भीम भैया ये चमत्कार कैसे हुआ कि इतने घनघोर अंधेरे में भी आप खाना खा रहे हो और आपका जो निवाला मुंह में जा रहा है। तो भीम ने केवल 2 शब्द बोले, उन 2 शब्दों ने उस सामान्य से अर्जुन को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। भीम ने कहा कि अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। लगातार क्या हो गया है? हाथ का अभ्यास हो गया है कि अब यह हाथ जो है, चाहे आप नींद में भी हो और खाने की कोई वस्तु हो तो सीधा कहाँ जाएगा? मुंह में ही जाएगा। तो इस अभ्यास की वजह से बाद में अर्जुन ने अंधेरे में तीर चलाना शुरू किया और बाद में विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बना। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या आपके? मेरे को तो आ गया था। तो मैंने बाद में कहा कि ये बात जो है मैं अपने विद्यार्थियों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग जो है इसको बाहर नहीं बताओगे किसी को, ठीक है ना? ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। कौन सा रहस्य है? जो सूर्य ने इंद्र को दिया, इंद्र ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने कृष्ण को, कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन ने मुझे बताया और मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप बाहर नहीं बताओगे इसको, ठीक है? हैं? शायरी कल सुनाऊंगा। तो इतनी अच्छी बात बताइए, ये शायरी से कम है क्या? हाँ, समय क्या हो गया? जा सकते हो आप लोग। धन्यवाद।